तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। बाजारों में और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा असमंजस है। मुनव्वर राना का एक शेर मुझे याद आता है बाजार को आज सुबह से देखकर और खबरों को देखकर कि आप दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं। आप दरिया हैं तो इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए। बाज़ारों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं किस दिशा में जा रही हैं और सरकारें क्या कर रही हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन सुबह सुबह भारतीय बाजारों को पिछले कई हफ्तों से नई सुर्खियां दे रहे हैं। ट्रंप ने 12 देशों से अमेरिका में यात्रा पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। ये देश हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन, जबकि क्यूबा, वेनेजुएला सहित 7 देशों के लिए प्रतिबंध आंशिक रहेंगे। ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए ऐसा किया है। इसमें ईरान का नाम आने के बाद आज सुबह से बाजारों में गहरी गहमागहमी हम आगे आपको बताएंगे कि ईरान को लेकर क्यों इतनी चिंताएं हैं। इधर टैक्स बिल को लेकर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में गहरे मतभेद उभरे हैं। आज अगर बाजार इसके असर में रहें तो आश्चर्यजनक नहीं होगा। इलॉन मस्क ट्रंप की तीखी आलोचना कर रहे हैं। कल भी उन्होंने इस बात की आलोचना की थी और आज उन्होंने ये कहा, कल अमेरिका के समय के अनुसार कल उन्होंने ये कहा कि इस बिल को ख़त्म करना चाहिए, किल द बिल, क्योंकि ये बिल अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। सीनेट में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स, जिसे कि वो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कहते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। उसमें रिपब्लिकन बटे हुए हैं। कांग्रेस के बजट ऑफिस ने कहा है कि इस बिल से अमेरिका का कर्ज $36.2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। इस बिल के बाद खर्च करीब करीब $2.4 ट्रिलियन बढ़ेगा। इस राजनीतिक विवाद का असर अमेरिका के साख और बांड बाजार पर पड़ ही रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई यील्ड हमें दिखाई दे रही है और ये वो वजह है जिससे हमें कल बाजारों पर भी पे आशंका और अनिश्चितता दिखाई दी और आज भी बाजारों पर इसका असर हमें दिखाई देगा। स्टील और एल्युमिनियम पर ट्रंप के 50% टैरिफ लागू हो गए हैं। सबसे बड़ा असर कनाडा और मैक्सिको पर है। कनाडा के साथ ट्रेड वार फिर शुरू होने का खतरा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कल स्पष्ट रूप से जवाबी टैरिफ की धमकी दी है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है। ईयू और अमेरिका के बीच टैरिफ की वार्ता जारी है। कोई नतीजा निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून की समय सीमा दी थी और ये कहा था कि दुनिया के देशों को अमेरिका के सामने संधि की बेस्ट डील रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके ऊपर टैरिफ दोबारा लगाए जा सकते हैं। ट्रंप की इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, न किसी देश ने अभी तक वो बेस्ट डील ऑफर की है। वो समय सीमा पार हो गई है। बाजारों में ये डर है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ प्रतिक्रिया में कोई बड़ा फैसला अगले 1-2 दिन में घोषित कर सकते हैं। अब हम वापस ईरान पर लौटते हैं। ईरान को यात्रा प्रतिबंधों में शामिल करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में बड़ी सख्ती के संकेत दिए हैं। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर समझौता अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कल खुलकर कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे इजराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि न्यूक्लियर डील के लिए उन्होंने ईरान को मार्च में 2 महीने की समय सीमा दी थी, मोहलत दी थी और ये पूरी हो चुकी है। इसके बाद दुनिया के बाजारों में अब 2 तरीके के डर तैर रहे हैं। एक तो डर ये कि अगर अमेरिका इस पूरे मामले में ईरान से उसका मोहभंग हो रहा है तो इजराइल की योजनाओं को ताकत मिलेगी और इजराइल आने वाले दिनों में अमेरिका में ईरान पर कोई कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ इस तनाव से तेल की कीमतों को मजबूती मिल रही है। ये वो घटनाक्रम है जो अगले 2-3 दिनों तक हमारी निगाहों में रहेगा। दुनिया के बाजार इसे करीब से देख रहे हैं। ईरान की क्या प्रतिक्रिया होती है ट्रंप की धमकी के बाद। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने फेड के चेयरमैन पावेल की फिर आलोचना की है। इसी महीने फेड की मीटिंग होने वाली है जिसमें ब्याज दरों पर फैसला होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्याज दर घटाने का समय आ गया और उसे कम किया जाना चाहिए। फेड फिलहाल ब्याज दर कम करने की स्थिति में नहीं है। ये अलग अलग मंचों पर फेड के अलग अलग गवर्नर कह चुके हैं। अब इधर व्हाइट हाउस में ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ व्यापार और रेयर अर्थ पर वार्ता की तैयारी शुरू हो गई है। वार्ता कहाँ कैसे होगी, किस तरह से होगी, इसकी तैयारियां अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बात कही है जिसे आज बाजारों ने पकड़ने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग को समझाना बेहद कठिन है। उनसे कोई भी समझौता करने में बेहद मुश्किल आती है। ये एक बदला हुआ रुख है
डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग का। इस पर आज चीन की क्या प्रतिक्रिया होती है? एशिया के और यूरोप के बाजारों पर हमें उसका असर दिखेगा, भारत के बाजार पर भी। इधर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद पुतिन ने बेहद कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। ये बात हम लगातार आपको उंगलियों पर दुनिया में बता रहे हैं कि पुतिन सही समय पर यूक्रेन पर किसी न किसी तरीके का बड़ा हमला कर सकते हैं और इसलिए युद्ध भड़कने की आशंका बनी हुई है। दुनिया की जान रेयर अर्थ में अटकी हुई है। रेयर अर्थ यानी वो महत्वपूर्ण मैग्नेट्स और मिनरल्स जिनकी ज़रूरत ऑटोमोबाइल उद्योग को तत्काल है, जिनके बिना मिसाइल्स और तमाम तकनीकी उत्पाद नहीं बन पाते हैं। चीन ने रेयर अर्थ निर्यात में पाबंदी पर में किसी भी रियायत के संकेत नहीं दिए। पिछले 48 घंटों से पूरी दुनिया की डिप्लोमेटिक बैटरी और तमाम देश चीन को तरह तरह से समझाने की कोशिश में लगे हैं कि निर्यात पर जो सख्ती है उसे कम किया जाए, लेकिन वहाँ से कोई रियायत नहीं आई। बल्कि चीन ने कल शाम से रेयर अर्थ की मॉनिटरिंग और सख्त कर दी है, लाइसेंस की प्रक्रिया लंबी कर दी है। यानी अगर किसी को रेयर अर्थ का इम्पोर्ट करना है चीन से, जो कि 90% रेयर अर्थ का बाजार संभालता है, तो उसे लाइसेंस की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद यूरोपीय समुदाय ने रेयर अर्थ पर चीन की निर्भरता कम करने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। लेकिन यूरोप के जो प्रमुख कार निर्माता हैं वो कह रहे हैं कि जब हमारा रेयर अर्थ आएगा तब तो आएगा, फिलहाल अगले कुछ हफ्तों में उत्पादन बंद होने का खतरा है। खासतौर से मर्सिडीज बेंज जैसी जो प्रमुख उत्पादक हैं उनके लिए अब अपनी कारों को बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनका स्टॉक खत्म हो रहा है रेयर अर्थ को लेकर। एक और खबर जो महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से, भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलना जारी है और ये बेहद चौंकाने वाली बात है। एडीबी ने पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन की नई मदद मंजूर की है जिसका भारत ने विरोध किया है। तो ये तो थी प्रमुख वो खबरें जो बाजार पर आज असर करेंगी। अब हम कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि बाजार आंकड़ों को पढ़ता है और जिनका असर हमें आज पूरे दिन दिखाई देगा। अमेरिका में मई में सर्विसेज पीएमआई के आंकड़ों ने चौंका दिया। उम्मीद ये थी कि सर्विसेज पीएमआई 50 से ऊपर रहेगा, थोड़ी बेहतरी के संकेत दिखाएगा, लेकिन ये 50 से नीचे आ गया और ये मंदी के संकेत हैं। पीएमआई बता रहा है कि नए ऑर्डर कम होते चले जा रहे हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दर को 4.75% पर स्थिर रखा है। पोलैंड के सेंट्रल बैंक की भी बैठक थी, वहां से भी ब्याज दर 6.75% पर स्थिर रखने की खबर आई है। जापान से एक चिंताजनक खबर आई, इसलिए आपको जापान के स्टॉक मार्केट पर आज दबाव दिखा। जापान में मजदूरी की बढ़त लगातार रुक रही है। लगातार चौथे महीने आंकड़े आए हैं जो महंगाई की तुलना में मजदूरी में कमी दिखाते हैं। अप्रैल के आंकड़ों में ये 1.8% घटी है। इसका असर आने वाले समय में उपभोक्ता मांग पर दिखाई देगा और इसलिए जापान के बाजार में आज हमने इस आंकड़े का असर, इसकी नरमी देखी। अब यहां से सीधे चलते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ, जहां काफ़ी गतिविधियां हैं। एशिया से आपूर्ति की चिंताओं के कारण चावल की कीमतें 3% ऊपर हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए ये अच्छी खबर है। भारत से चावल के निर्यात की संभावनाएं इससे थोड़ी बेहतर होंगी। तेल बाजार में अधिक आपूर्ति के बाद ब्रेंट और WTI पर आज हल्का दबाव दिख रहा है। ब्रेंट $65 से नीचे है, WTI $62 पर है। लेकिन ईरान के साथ इजराइल के किसी तनाव और टकराव का असर हमें ब्रेंट की या कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा। सोयाबीन की कीमतों में करीब 2.5% की बढ़ोतरी है। सोना, चांदी, स्टील, कॉपर और प्लेटिनम मजबूत हैं। लेकिन भारत के क्वांट म्यूचुअल फंड ने कहा है, सोने में निवेश करने वालों के लिए ध्यान देना जरूरी है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने कहा है कि अगले 2 महीने में सोने की कीमतें 15% तक गिर सकती हैं। सोने की कीमतें जिस ऊंचाई पर है वहां से मुनाफा वसूली का दबाव बनने की संभावना है। अब हम चलते हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन के बाजार की तरफ, जहां से रोज नई और दिलचस्प खबरें आ रही हैं। आज पहले देखते हैं बिटकॉइन और सोलाना को। बिटकॉइन और सोलाना मजबूत हैं। इथेरियम में मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन JP मॉर्गन ने अपने ग्राहकों को ETF के बदले कर्ज देने की योजना बनाई है। अमेरिका के बाजार में अब क्रिप्टो मुख्य धारा की वित्तीय व्यवस्थाओं में जा रहे हैं, जहां ETF को प्लेस करके कर्ज लिया जा सकता है। इधर कॉइनस्विच क्रिप्टो पर ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस का प्रयोग करने वालों की संख्या 275 मिलियन पर पहुंच गई है। बीते 5 महीने में यहाँ 80 मिलियन लोग जुड़े हैं। भारत में से भी एक दिलचस्प खबर आई है क्रिप्टो को लेकर, जो क्रिप्टो के मामले में भारत सरकार की तरफ से उदारता बढ़ने का संकेत देती है। भारत सरकार का जो सहयोग पोर्टल है, जिस पर तमाम अप्रूवल्स मिलते हैं, उन पर 45 क्रिप्टो के एक्सचेंजेस को जोड़ा जा रहा है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। सरकार ने संकेत दिए हैं कि क्रिप्टो को लेकर अब सभी आवेदन इसी पोर्टल पर लिए जाएंगे। लेकिन इधर भारत की एक और कंपनी जो क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर, वो बड़ी मुश्किल में है। वजीरक्स को सिंगापुर में एक बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई में वजीरक्स के प्लेटफॉर्म में करीब $230 मिलियन की साइबर लूट हुई थी। इसके बाद इस कंपनी ने इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया के तहत कंपनी के पुनर्गठन की योजना बनाई थी, जिसे सिंगापुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
विदेशी मुद्रा बाजार की तरफ चलते हैं। कच्चे तेल में मजबूती और डॉलर की मांग में बढ़त से रुपए पर दबाव है। निगाहें शुक्रवार को रिजर्व बैंक की बैठक पर हैं। वहां के फैसले के बाद रुपए के का भविष्य का आने वाला आउटलुक अगले 2-3 महीने में तय होगा। भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे तक यूरो, येन और युआन डॉलर के मुकाबले मजबूत दिख रहे थे। भारत में आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनका असर दिन भर शेयर बाजार पर दिखेगा। इसके अलावा एक्सपायरी की बात आपको हर्ष ने बताई। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बाजार को इस बार कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद है। आश्चर्य नहीं है कि आरबीआई गवर्नर ग्रोथ में गिरावट की रोशनी में, क्योंकि भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट दिख रही है, कोई बड़ा सरप्राइज भी दे सकते हैं। हालांकि आमतौर पर सरप्राइज आते नहीं है, क्योंकि हम जितना बाजार एक्सपेक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंजर्वेटिवली उससे थोड़ा पीछे ही रहती है। इसलिए 25 बेसिस पॉइंट की कमी की उम्मीद है। थोड़ी बहुत ऊपर बढ़ोतरी हो सकती है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वित्त वर्ष 2026 के जीडीपी आकलन को लेकर रिजर्व बैंक क्या कहता है। ओईसीडी और नोमुरा ने भारत की आर्थिक विकास दर 6.2 से 6.3% रहने का ऐलान किया है। आरबीआई का आंकड़ा क्या आता है, इस पर हमें निगाह रहेगी, क्योंकि साल की आखिरी तिमाही के आंकड़े आ चुके हैं। मई में भारत का सर्विस पीएमआई 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। अब कुछ महत्वपूर्ण और खबरें देखिए। सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के मामले में टर्किश एयरलाइंस का ऑडिट शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताजे संघर्ष के बाद टर्की की कंपनियों को लेकर सरकार जो सख्ती कर रही है, यह फैसला उसी सिलसिले में देखा जा रहा है। इधर अडानी समूह की तरफ से एक दिलचस्प खबर है। आज स्टॉक मार्केट में उसका असर दिखेगा। टर्की की एविएशन सपोर्ट कंपनी सेलेबी पर भारत में सख्ती हुई है। इसके बाद अडानी समूह एयरपोर्ट लॉजिस्टिक सेवाओं में उतरने की तैयारी कर रहा है। अडानी समूह के पास पहले ही देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट हैं। इस बीच वोडाफोन को लेकर आज बाजार में सक्रियता दिख सकती है। बैंकों ने वोडाफोन को नए कर्ज देने से इनकार कर दिया है। बैंक वोडाफोन की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नया लोन देने से हिचक रहे हैं। एजीआर पर बकायदारी को लेकर कंपनी गहरी मुश्किल में है। 5G के टैरिफ भी बढ़ाए हैं, जिसका असर कंपनी के ग्राहक संख्या पर उल्टा हो सकता है। स्टॉक पर आज नजर रहेगी। हुंडई ने ओला इलेक्ट्रिक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। किया मोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है। शेयर बाजार आज ओला इलेक्ट्रिक पर क्या प्रतिक्रिया करेगा, इसे हम करीब से देखेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर सरकार की तरफ से। सरकार संसद के मानसून सत्र में, जो कि आने वाला सत्र है, उसमें एक विधेयक लाने वाली है जो हर तरह के अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल कर्ज को प्रतिबंधित करेगा, जो कि महाजनों के जरिए या बाकी जगह से दिया जाता है। क्या होंगे इस बिल के प्रावधान, इसका असर क्या होगा, जब ये बिल आएगा तो हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। भारत में 16 साल बाद 2027 में जनगणना शुरू होगी और जीएसटी काउंसिल की बैठक इस महीने के अंत में हो सकती है। दिसंबर के बाद लंबा समय बीत गया है जब जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं हुई है। जीएसटी काउंसिल के पास टैक्स ढांचे में के पुनर्गठन का, स्लैब्स खत्म करने का और बहुत सारे सुधारों का एजेंडा पेंडिंग है, जो इस महीने की बड़ी घटनाओं में रहेगा। अगले 24 घंटे में नजर रहेगी हमारी ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक के फैसले पर। वहां ब्याज दरों में एक कटौती की उम्मीद दिख रही है। जापान में 30 साल के बॉन्ड की नीलामी है। क्या प्रतिक्रिया होती है बाजार की, हमें देखना होगा। चीन का पीएमआई आ जाएगा और इसके अलावा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लेकर किस तरीके के आकलन, किस तरीके के संकेत आज शेयर बाजार देगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आज इतना ही। हम वापस चलते हैं हर्ष के पास नोएडा के स्टूडियो में। तो तमाम खबरों के साथ सर ने यह भी बताया कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज दिन भर में एक्शन देखने को मिल सकता है। तो दिन भर हमारे जो व्यूअर्स हैं बने रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।